हेलो साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश शाह। आज हम लेकर आए हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीरीज़ A6 में पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने समोत्पाद वक्र आइसोक्वांट कर्व पढ़ा और अब हम ले रहे हैं आइसोकॉस्ट लाइन। ठीक है, आज का हमारा हेडिंग है साधनों का अनुकूलतम संयोग या उत्पादक का संतुलन। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम लागत रेखा आइसोकॉस्ट लाइन। नाम से ही क्लियर है, मीनिंग बन जाएगा। सम मतलब समान, लागत समान रखनी है, ऐसी रेखा जिसमें लागत समान रहती है। जैसे कल हमने समोत्पाद वक्र में क्या पढ़ा, साधनों के ऐसे दो संयोग जिनसे समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है, सम उत्पाद है। अब यहाँ पर क्या है, साधनों के ऐसे संयोग जिनसे लागत समान रहती है, सम लागत। देखिए इसको हम यहाँ से समझते हैं एग्जाम्पल से। डेफिनेशन क्या है वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ हमने श्रम लिया, यहाँ पूंजी ली है। उदाहरण लिया है कि श्रम की कीमत जो है PL, प्राइस ऑफ लेबर, जिसको हम वेजेस भी कह सकते हैं, मजदूरी कह सकते हैं, ये हमने लिया है PL 20 रुपया। और पूंजी की कीमत प्राइस ऑफ कैपिटल, इसको हमने PK लिखा है। इसको R भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि पूंजी की कीमत ब्याज होती है। इसे हमने 25 रुपया लिया है। और कुल लागत, टोटल जो खर्चा हमें करना है, जो हमें दिया गया है कि हमें 100 रुपया खर्चा करना है और श्रम और पूंजी की इकाइयाँ खरीदनी है। अब 100 रुपया हमारी लिमिट है। यदि हम ये पूरा 100 रुपया श्रम पर लगा दें तो श्रम की अधिकतम कितनी इकाई खरीद सकते हैं? 20 रुपये के हिसाब से 100 रुपये में 5 इकाई आ सकती हैं। तो यहाँ पर श्रम में हमने 5 इकाई ले ली। पूंजी की अधिकतम कितनी इकाई खरीद सकते हैं? पूंजी की एक इकाई 25 रुपये की है ना। तो 100 में कितनी इकाई आएंगी? तो 100 बटा 25, 4 इकाई आएंगी। तो ये अधिकतम 4 इकाई, ये अधिकतम 5 इकाई, इन दोनों को हमने मिला लिया। ये रेखा बन गई सम लागत रेखा। अब इस रेखा के जितने भी ये पॉइंट हैं, जितने भी इस रेखा पर पॉइंट हैं, वो सारे क्या हैं? श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोग हैं। कैसे संयोग हैं? जिन्हें उत्पादक अपनी दी हुई लागत में और साधनों की दी हुई कीमतों के अंतर्गत इन सबको खरीद सकता है। इन सभी संयोगों के लिए उत्पादक की लागत समान रहती है। अब अपन इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? सम लागत रेखा दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जिन्हें उत्पादक दी हुई साधन कीमतों, क्योंकि साधन कीमतें तो होनी चाहिए ना, नहीं तो हम पॉइंट कैसे निकालेंगे। दी हुई साधन कीमतों तथा निश्चित लागत, मतलब लागत हमारी लिमिट भी दी हुई होनी चाहिए कि हमें इस लागत तक व्यय करना है। तो दी हुई साधन कीमतों और निश्चित लागत के अंतर्गत क्रय कर सकता है, खरीद सकता है इन सबको, है ना। तो इन सभी संयोगों को मिलाने वाला जो वक्र है, इसे ही हम सम लागत रेखा कहते हैं। ये ऋणात्मक ढाल इसका होता है। अब सम लागत रेखा का ढाल कैसे ज्ञात करते हैं? लंब बटा आधार tan थीटा से ज्ञात होता है ना। ये हमने कैसे निकाला? 4 C बटा PK से। ये 5 कैसे निकाला? C बटा PL से, है ना। लंब क्या है? C बटा PK। आधार क्या है? C बटा PL। देखिए यहाँ पर हमने ढाल निकाला, ये लंब बटा आधार, है ना। ये PL ऊपर गया तो PL बटा PK, C से C कट गया। तो यह हमको ध्यान रखना है कि PL बटा PK ये जो है सम लागत रेखा का ढाल है, और सम लागत रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है। सम लागत रेखा का समीकरण क्या है? तो C इक्वल टू, है ना, C क्या है? कॉस्ट है। PL इंटू L, PL श्रम की कीमत, L श्रम की मात्रा, प्लस PK इंटू K, PK क्या है? पूंजी की कीमत, और K क्या है? पूंजी की मात्रा। PL को हमने W भी लिखा, ऐसा भी लिख सकते हैं, वेजेस, है ना, श्रम की कीमत। और PK को हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूंजी की कीमत लिखा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये सम लागत रेखा का समीकरण है, ये सम लागत रेखा का ढाल है, और ढाल वैसे ऋणात्मक होता है। कीमत रेखा हमने जो पढ़ी उपभोक्ता व्यवहार में,
कीमत रेखा और सम लागत रेखा सेम है। कीमत रेखा में दो वस्तुएं हैं यहाँ, और यहाँ x वस्तु y वस्तु है, यहाँ दो साधन हैं। कीमत रेखा में उपभोक्ता की आय निश्चित दी हुई होती है और वस्तुओं की कीमतें दी रहती हैं, और सम लागत रेखा में साधनों की कीमतें दी हुई हैं और निश्चित लागत दी हुई है। वो भी ढाल ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। कीमत रेखा का ढाल क्या होता है? px अपन py, तो ये pl अपन pk। और कीमत रेखा का समीकरण क्या होता है? m इक्वल टू px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई। ठीक है ना? तो सेम ही थ्योरी है दोनों में। अब हम बात करते हैं कि इस रेखा में शिफ्टिंग या एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है क्या? एक तरफ खिसकाव या इसका विवर्तन होता है। कब? जो तीन चीजें हमें दी हुई हैं PL, PK और C, इन तीनों में परिवर्तन होता है तो सम लागत रेखा या तो विवर्तित होती है या अपनी जगह से खिसकती है। विवर्तित शिफ्ट कब होती? पैरेलल शिफ्टिंग कब होगी? जब कॉस्ट में चेंज आए। ये हमने यहाँ बनाया है। लागत सीमा में परिवर्तन होने पर सम लागत रेखा में समानांतर विवर्तन होता है, पैरेलल। जैसे ये डार्क लाइन जो है वो तो मूल सम लागत रेखा दी हुई है। यदि लागत 100 की बजाय 200 दे दी जाए तो ये रेखा पैरेलल ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी लागत सीमा बढ़ गई है। यदि 100 की जगह लागत 50 कर दी जाए तो सम लागत रेखा पैरेलल नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी लागत सीमा कम हो गई है। ये हमें ध्यान रखना है कि साधन कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल लागत सीमा में परिवर्तन हुआ है, तब लागत रेखा पैरेलल शिफ्टिंग करती है। अब हम बात करें कि ऐसा हो जाए कि लागत सीमा स्थिर है, PK भी स्थिर है, केवल PL में परिवर्तन हुआ है, श्रम की कीमत अर्थात मजदूरी में परिवर्तन हुआ है, तब लागत रेखा कैसे खिसकेगी? ये पहले चित्र में देखिए। हम ये जानते हैं कि यदि श्रम की कीमत 20 की जगह 10 रुपया हो जाए तो क्या होगा? 100 रुपये में 10 रुपये के हिसाब से श्रम की 10 इकाइयाँ खरीद सकते हैं, मतलब हम श्रम की ज़्यादा इकाइयाँ खरीद सकते हैं। तो श्रम कहाँ लिखा है? एक्स अक्ष पर, है ना? तो सम लागत रेखा वाई अक्ष पर नहीं खिसकेगी, क्योंकि PK स्थिर है ना? एक्स अक्ष पर बाहर की ओर खिसकती है, राइट साइड में खिसकती है। क्यों? क्योंकि श्रम की कीमत में PL में कमी होने पर हम पहले से ज़्यादा श्रमिक खरीद सकते हैं। इसी प्रकार यदि श्रम की कीमत PL बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए, ये 20 की जगह पर 25 हो जाए श्रम की कीमत, तो हम कितनी इकाई खरीद सकते हैं? 100/25, खाली 4 ही खरीद सकते हैं, अर्थात कम खरीद सकते हैं। तो जब कीमत बढ़ जाती है तो हम उसकी मात्रा कम खरीद पाते हैं, इसलिए ये अंदर की तरफ खिसकता है। लेफ्ट साइड में सम लागत रेखा खिसकती है एक्स अक्ष पर, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार यदि अब PK में परिवर्तन हो और PL स्थिर है, लागत स्थिर है ना? C और PL दोनों स्थिर रखें तो यही थ्योरी यहाँ पर है। यदि श्रम की कीमत स्थिर है तो ये यहाँ कांस्टेंट रहेगा। पूंजी की कीमत कम हो गई, ये 25 की जगह 10 हो जाए तो हम पूंजी की ज़्यादा इकाइयाँ खरीद सकते हैं, इसलिए ये ऊपर की ओर खिसकेगा। यदि पूंजी की कीमत बढ़ जाए तो हम पहले से कम इकाइयाँ खरीद सकते हैं पूंजी की, इसलिए ये अंदर की ओर खिसकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब साधनों की कीमतों में परिवर्तन होता है तो सम लागत रेखा एक तरफ से खिसकती है, लेकिन यदि साधन लागत, जो हमारी लागत सीमा दे रखी है, उस लागत में यदि परिवर्तन होता है तो ये पैरेलल शिफ्ट करता है। अब लागत सम लागत रेखा हमने पढ़ लिया, समोत्पाद वक्र पढ़ लिया। जब दोनों ही पढ़ लिया तो हमारा अगला टॉपिक है उत्पादक का संतुलन, या इसके 2-3 नाम हैं। साधनों का इष्टतम संयोग भी कह सकते हैं, साधनों का न्यूनतम लागत संयोग भी कह सकते हैं, साधनों का अनुकूलतम संयोग भी कह सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना, उत्पादक का संतुलन, संतुलन का अर्थ क्या होता है? जैसे उपभोक्ता का संतुलन पढ़ा, उपभोक्ता क्या चाहता है कि
मैं इस प्रकार से व्यय करूं, मेरी इनकम को इस प्रकार से खर्च करूं कि मुझे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। उपभोक्ता तो उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उत्पादक क्या चाहता है कि मेरा खर्चा कम से कम हो और मैं अधिकतम उत्पादन कर दूं। मैं साधनों को इस प्रकार से प्रयोग में लूं, साधनों का वह अनुपात प्रयोग में लूं कि मेरी लागत कम से कम लगे और मैं अधिकतम उत्पादन कर लूं। कम लागत में, कम खर्चे में अधिकतम उत्पादन कैसे हो सकता है, ये उत्पादक चाहता है। तो वो जहां पर भी प्राप्त होगा वो उत्पादक का संतुलन कहलाएगा। उत्पादक का संतुलन ज्ञात करने के लिए दो उपकरण चाहिए। कौन से? सम लागत रेखा और समोत्पाद वक्र। इन दो वक्र के माध्यम से हम उत्पादक का संतुलन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर संतुलन की दो शर्तें हैं। कौन सी दो शर्तें हैं उन पर पहले हम देखेंगे। संतुलन की दो शर्तों में पहला है समोत्पाद वक्र अर्थात IQ सम लागत रेखा को, आइसोकॉस्ट लाइन को स्पर्श करे अर्थात टेंजेंट हो, टच करे। आइसोक्वान कर्व इज टेंजेंट टू आइसोकॉस्ट लाइन। ठीक है। अब जहां पर ये टच करते हैं, गणित का नियम है, जहां भी दो वक्र टच करते हैं वहां दोनों का स्लोप इक्वल होता है, दोनों का ढाल इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर IQ का ढाल अर्थात समोत्पाद वक्र का ढाल इक्वल टू IC आइसोकॉस्ट लाइन का जो ढाल है, सम लागत रेखा का ढाल, ये दोनों बराबर है। यहाँ IC आप इंडिफरेंस कर्व ना समझना, है ना, वो उपभोक्ता के थ्योरी में है। ये आइसोकॉस्ट लाइन है और ये आइसोक्वांट कर्व है। अब समोत्पाद वक्र का ढाल हमने पढ़ा था डेल्टा K बटा डेल्टा L। IC सम लागत रेखा का ढाल अभी हमने पढ़ा PL बटा PK। डेल्टा K बटा डेल्टा L किसके बराबर होता है ये हमने फिर प्रीवियस वीडियो में बताया है। इसी को हम MRTS LK भी लिख सकते हैं। MRTS LK को ही हम MPL बटा MPK भी लिख सकते हैं। ये सारी शर्तें इसलिए लिखी हैं, कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो ये सारी बातें सही हैं। MPL अपन MPK को और व्यवस्थित कर दें, PL को यहाँ ले आते हैं, MP को यहाँ ले गए, ये भी शर्त हो जाती है। आप देखिए उत्पादक का संतुलन जब इस शर्त में आता है, उपभोक्ता का संतुलन किस में आता है, वो शर्त आपको याद है ना, MUX अपन PX और MUY अपन PY। वहाँ यूटिलिटी है, यहाँ प्रोडक्शन है, और X की जगह यहाँ L है और Y की जगह K है। सेम थ्योरी है, शर्तें भी सेम हैं, है ना। और दूसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर समोत्पाद वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो। एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट आइसोक्वांट कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन जो है, मूल बिंदु जो है, उसके प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। ये जो शेप है वो उन्नतोदर ही है। अब ये जो संतुलन है इसकी दो स्थितियां हम देखते हैं। दो स्थितियां कौन सी हैं? देखिए, या तो हमें उत्पादन फिक्स करना है कि भाई 100 इकाई का उत्पादन करना है तो आप मिनिमम कॉस्ट ढूंढिए। पहला जो है वो हम यही ले रहे हैं। पहला जो चित्र है वो यही बता रहा है कि ये समोत्पाद वक्र ये IQ1 समोत्पाद वक्र है जो कि प्रत्येक बिंदु 100 इकाई के उत्पादन को व्यक्त करता है। यहाँ पर मैंने 3 कॉस्ट लाइन बनाई हैं, AB, CD और FG, 3 सम लागत रेखाएं हैं। और आपको ये देखना है कि ये 100 इकाई का उत्पादन जो करना है उसमें सबसे कम कॉस्ट कहाँ हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें, सबसे ऊपर की जो लाइन है ना उसमें P और Q ये दोनों बिंदु समोत्पाद वक्र पर हैं, अर्थात उत्पादन हो सकता है। P और Q पर उत्पादन हो सकता है। CD जो सम लागत रेखा है उसका E बिंदु है ना, वो भी आइसोक्वांट कर्व पर है, अर्थात E बिंदु पर भी 100 इकाई का उत्पादन हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि P, E और Q तीनों पर उत्पादन हो सकता है, लेकिन E बिंदु पर जो है वो कॉस्ट कम है। क्यों? क्योंकि वो नीचे सम लागत रेखा है, वो रेखा नीचे है और ये सम लागत रेखा ऊपर है। जबकि हम ये देखते हैं कि AB जो सम लागत रेखा है ना, वो तो आइसोक्वांट को टच भी नहीं कर, वो तो नीचे है, अर्थात इस लागत सीमा में 100 इकाई का उत्पादन नहीं हो सकता। यहाँ संतुलन कहाँ होगा?
ई बिंदु पर होगा। क्यों होगा? दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। कौन सी? एक तो सम लागत रेखा को समोत्पाद वक्र टच कर रहा है, देखिए यहाँ पर तो काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, और यहाँ टच कर रहा है। पहली शर्त ई बिंदु पर पूरी हो गई। दूसरी शर्त, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो। ये कॉन्वेक्स भी है, ये देखिए ये जो शेप है ना, ये कॉन्वेक्स शेप है। तो दोनों शर्तें ई बिंदु पर पूरी हो रही है, इसलिए उत्पादक जो है वो K1 मात्रा में पूंजी और L1 मात्रा में श्रम की इकाइयां लगाकर 100 इकाई का उत्पादन करेगा और ई बिंदु पर ही साधनों का इष्टतम संयोग होगा या अनुकूलतम संयोग होगा। ई बिंदु पर ही उत्पादक का संतुलन होगा। तो ये पहली स्थिति है जिसमें उत्पादन की मात्रा फिक्स है कि 100 इकाई का उत्पादन करना है, तो हम विभिन्न लागत स्थितियां देख रहे हैं। अब दूसरा केस, दूसरे केस में हमें सम लागत रेखा दी हुई है कि आपको 100 रुपये में ही उत्पादन करना है। अब हम देखेंगे कि 100 रुपये में अधिकतम उत्पादन कितना हो सकता है। यहाँ उत्पादन दे रखा था तो विभिन्न लागत रेखाएं ली थी, यहाँ लागत दी हुई है तो लागत में हम ये देखेंगे कि इस लागत में अधिकतम उत्पादन कितना हो सकता है, क्योंकि उत्पादक के दोनों उद्देश्य हैं कि मेरी लागत कम से कम आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर दूं। यहाँ पर आप देखिए AB सम लागत रेखा है। IQ1 और IQ2 दो समोत्पाद वक्र हैं। IQ1 100 इकाई के उत्पादन को व्यक्त करता है, IQ2 200 इकाई के उत्पादन को व्यक्त करता है। हम ये देख रहे हैं कि C, D और E तीनों बिंदु सम लागत रेखा पर हैं, अर्थात तीनों बिंदुओं पर उत्पादन हो सकता है। लेकिन C और D जो है वो 100 इकाई के उत्पादन को व्यक्त करते हैं, E जो है वो 200 इकाई के उत्पादन को व्यक्त करता है, तो उत्पादक तो 200 का उत्पादन ही करना चाहेगा, है ना। दी हुई लागत स्थिति में 200 का ही उत्पादन करना चाहेगा और ई बिंदु पर ही दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, क्योंकि ये समोत्पाद वक्र आइसोकोस्ट लाइन को टच भी कर रहा है और मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर भी है। तो ई बिंदु पर संतुलन होगा। OL1 श्रम OK1 पूंजी की इकाइयाँ लगाकर उत्पादक है वो यहाँ पर संतुलन प्राप्त करेगा। तो ये दो स्थितियाँ हमें ध्यान रखनी है। ये न्यूनतम लागत संयोग को बता रही है और ये दी हुई लागत में अधिकतम उत्पादन कितना हो सकता है उसको बता रही। दोनों के लिए शर्तें सेम हैं। अब उत्पादक का संतुलन पढ़ने के बाद हम लेते हैं विस्तार पथ, एक्सपांशन पाथ या पैमाने की रेखा, लाइन ऑफ स्केल। पहले शब्द को समझें हम। विस्तार पथ का मतलब क्या होता है कि जब दीर्घकाल में फर्म अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाना चाहती है, बिजनेस का विस्तार करना चाहती है, प्लांट का विस्तार करना चाहती है, तो किसके अनुसार वो विस्तार करेगी? तो वो हमेशा ये देखेगी कि मेरा न्यूनतम लागत संयोग कहाँ है। अलग अलग कॉस्ट की स्थितियों में अलग अलग जो उसके न्यूनतम लागत संयोग हैं, इष्टतम संयोग हैं, उन सबको वो मिलाती है कि मुझे इसी कर्व पर अपने पैमाने का विस्तार करना है। इसके लिए हमें एक डायग्राम देखना पड़ेगा। देखिए ये ABCDEF ये विभिन्न लागत स्थितियां हैं कि यदि ये लागत रेखा है तो ये अनुकूलतम संयोग IQ1 की सहायता से यहाँ आ रहा है। यदि CD लागत रेखा है तो IQ2 इसको यहाँ टच कर रहा था, न्यूनतम लागत संयोग यहाँ पर है। EF लागत स्थिति है तो IQ3 के द्वारा हम देखते हैं कि यहाँ पर इष्टतम लागत संयोग हैं। ये सारे न्यूनतम लागत संयोग हैं या उत्पादक के संतुलन हैं। तो विभिन्न लागत स्थितियों में जो न्यूनतम लागत संयोग वाले बिंदु हैं उन सबको यदि मिला दिया जाता है, ये विस्तार पथ कहलाता है। इस पथ पर उत्पादक जो है वो अपने पैमाने का विस्तार करता है। यदि इसको यहाँ मूल बिंदु O से मिला दें तो ये जो पूरी रेखा है OP, इसी को हम पैमाने की रेखा कहते हैं। विस्तार पथ कहो या पैमाने की रेखा कहो, एक ही बात है, क्योंकि यह बताता है कि दीर्घकाल में फर्म अपने पैमाने का विस्तार जो करेगी वो इसी पथ पर करेगी, इसी रेखा पर करेगी, क्योंकि इस रेखा पर सारे न्यूनतम लागत संयोग स्थित है। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी हमने यही लिखी है कि दीर्घकाल में उत्पादक न्यूनतम लागत संयोगों पर ही उत्पादन करके अपने पैमाने का विस्तार
करता है। सभी न्यूनतम लागत संयोगों को मिलाने पर विस्तार पथ या पैमाने की रेखा प्राप्त होती है। अब हम लेते हैं समोत्पाद वक्रों के द्वारा पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। हमने पैमाने के प्रतिफल पढ़ा, लेकिन उस समय हमने ये चित्र नहीं बनाए थे, क्योंकि समोत्पाद वक्र क्या होता है, समलागत रेखा क्या होती है, पैमाने की रेखा क्या होती है, हमें कुछ मालूम नहीं था। इसलिए हमने इस चित्र को वहाँ पर नहीं बनाया था। अब हम देखते हैं कि पैमाने के जो 3 प्रतिफल हैं, बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल, इसकी व्याख्या हम समोत्पाद वक्र और पैमाने की रेखा के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको क्या बनाना है, सबसे पहले OP पैमाने की रेखा बना दो, है ना। पहले OP पैमाने की रेखा हो गई। उत्पादन जो है वो समान रखना है, अपने को गैप इक्वल रखना है उत्पादन में, 100, 200, 300। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो 100 इकाई का उत्पादन करने के लिए इतना साधन चाहिए, ये इतना सारा गैप है, लेकिन अगले 100 इकाई का उत्पादन करने के लिए गैप इतना सा है, और अगले 100 इकाई का उत्पादन के लिए गैप इतना सा है। गैप का अर्थ क्या है कि यहाँ यदि हम साधनों की मात्रा देखें तो फर्स्ट 100 इकाई के उत्पादन के लिए इतना श्रम और पूंजी ज़रूरत है, लेकिन अगले 100 के लिए बस केवल इतना सा श्रम और इतनी पूंजी ही बढ़ रही है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। अगले 100 के लिए फिर से हम देखें और कम, और पूंजी, श्रम और पूंजी कम बढ़ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि बढ़ते जो प्रतिफल है ना, उसको घटती लागत भी कह सकते हैं। बढ़ते प्रतिफल का मतलब क्या कि हर अगली 100 इकाई का उत्पादन पहले से कम कॉस्ट में हो रहा है। तो वर्धमान प्रतिफल या बढ़ते प्रतिफल अर्थात घटती लागत, इसका मतलब हुआ कि समोत्पाद वक्र के बीच का गैप धीरे धीरे कम होना चाहिए। ये गैप कम हो रहा है, वो ये शो कर रहा है कि घटती लागत में हर अगले 100 इकाई का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पर हमने ये नीचे लिखा भी है, OA ग्रेटर देन AB। ये OA बड़ा है, AB उससे छोटा है, एंड ग्रेटर देन BC, BC सबसे छोटा है, ये हमने यहाँ लिखा। अब हम लेते हैं पैमाने की स्थिर प्रतिफल। स्थिर प्रतिफल अर्थात स्थिर लागत, कि हर अगले 100 इकाई का उत्पादन उसी लागत में होगा जितना पहले वाली 100 इकाई का उत्पादन हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, हमने गैप इक्वल रखा है ये, अर्थात हर अगली 100 इकाई का उत्पादन उसी लागत में होगा, अर्थात उतना ही, पहले जितना ही श्रम और पहले जितना ही पूंजी बढ़ाना पड़ेगा हर अगली 100 इकाई का उत्पादन करने के लिए। ये गैप यहाँ पर इक्वल रखना है हमको, है ना। यहाँ लिखा OA = AB = BC। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल या घटते प्रतिफल। घटते प्रतिफल का अर्थ हो गया कि बढ़ती लागत, अर्थात हर अगली 100 इकाई का उत्पादन करने के लिए पहले की तुलना में और ज़्यादा श्रमिक और ज़्यादा पूंजी की इकाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी। मतलब पहले वाली जो 100 इकाई है ना, उसमें आपने जितना श्रम पूंजी लगाया, अगले 100 के लिए श्रम पहले वाले की तुलना में और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, पूंजी की इकाइयाँ पहले की तुलना में और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, है ना। यहाँ पर आप देखिए ये गैप जो है ना, ये बढ़ रहा है। हर अगली 100 इकाई का उत्पादन पहले से ज़्यादा लागत में हो रहा है, अर्थात ह्रासमान प्रतिफल कहो या बढ़ती लागत कहो, एक ही बात है। यहाँ पर हमने लिखा है OA < AB < BC, अर्थात BC सबसे बड़ा है, ये गैप सबसे ज़्यादा है। अब इन तीनों को हमने एक डायग्राम में डाल दिया। यदि इन तीनों को हम एक डायग्राम में डालना चाहें तो देखिए, यहाँ श्रम पूंजी हो गया, फर्स्ट में आपको बढ़ते प्रतिफल बताने हैं, तो ये गैप धीरे धीरे कम करो, ये गैप फिर उससे कम और उससे कम, ठीक है। ये 100, 200 और 300, ये 1, 2, 3, ये हमने लिख दिया बढ़ते प्रतिफल अर्थात घटती लागत। अब आपको स्थिर प्रतिफल बताना है तो गैप इक्वल रखना है। यहाँ पर आप देखिए, ये गैप, ये और ये गैप, इन तीनों को हमने बराबर रखा है, ठीक है। 400, 500 और 600 अगले 100 इकाई का उत्पादन है ना, वो समान लागत में हो रहा है, हमने लिख दिया स्थिर प्रतिफल। अब 700, 800, 900 का जो उत्पादन है वो बढ़ती लागत में करना है, अर्थात आपको ह्रासमान प्रतिफल बताने हैं ना, तो ये गैप आप बढ़ा दो। तो ये 700, 800 और 900 ये ह्रासमान प्रतिफल को बता रहे हैं, अर्थात बढ़ती लागत को बता रहे हैं। तो ये पैमाने के तीनों प्रतिफल हम एक चित्र में भी बता सकते हैं
और अलग अलग के द्वारा भी बता सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।